फिल्म पर आपकी आपकी आपत्ति है और उस फिल्म को आप प्रमोट कर रहे हैं, तो फिर मेरा मानना यह है कि फिर कल अगर गुजरात फाइल्स बनेगी तो उसको भी आपको आप प्रमोट करेंगे क्या? उसको भी देखने के लिए देश के प्रधानमंत्री या दूसरी सत्ताधारी पार्टियां जो हैं वो उसी तरीके से स्वतंत्रता देंगी जिस तरीके से आज दी जा रही। तो परजानिया को तो बैन कर दिया जाता है और इस तरीके की बहुत सारी तमस, अगर आपको याद होगा अच्छी तरीके से, जो पार्टीशन की बनी थी, याद है तमस, देखिए कितना हंगामा मचा था और उसको लेकर प्रदर्शन हो रहे थे। तो एक फिल्म पर तो आप प्रदर्शन करिए, एक फिल्म को बैन करिए, दूसरी फिल्म को आप प्रमोट करिए। तो अगर एक फिल्म से अगर सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है तो दूसरी फिल्म से भी सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है। तो मेरा मानना यह है कि जब सत्ता पक्ष हो या जो हमारी डेमोक्रेसी है, अगर वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करेगी, अगर उसके यार्डस्टिक एक चीज के लिए अलग होंगे, दूसरे के लिए अलग होंगे, तो ये ज्यादा बड़ा खतरा देश के लोकतंत्र के लिए है। फिल्म क्या है, फिल्म तो आएगी चली जाएगी, इसका 2 हफ्ते 3 हफ्ते चलेगी। आशुतोष, ये डबल स्टैंडर्ड्स और ट्रिपल स्टैंडर्ड्स की बात तो बड़ी कॉमन हो चुकी है पिछले कुछ सालों में। हम देख रहे हैं कि हर एक को अलग अलग, एक ही चीज को अलग अलग यार्डस्टिक से देखा नापा जाता है। मैं जो आपसे कह रहा हूं कि देखिए, पिछले दिनों जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जब नकाबपोश लड़कों ने हमला किया और नकाबपोश 70 से ज्यादा लड़कों ने हमला किया, लड़कियों ने हमला किया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स पीटे गए, उसमें टीचर्स पीटे गए, उसमें छात्रों को खूब जम के पीटा गया और सब कुछ टीवी चैनल और पूरी दुनिया ने उसको देखा। उनमें से कुछ लोग आइडेंटिफाई भी किए गए, लेकिन आइडेंटिफिकेशन के बाद भी आज तक उनमें से किसी एक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये दिल्ली शहर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का वाकया है। बिल्कुल, दिल्ली की पुलिस को मैं मानता हूं कि वो दुनिया की बहुत ही बेहतरीन प्रोफेशनल पुलिस में से एक है। वो मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि उसने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके नहीं किया होगा, लेकिन क्या कारण है कि वो आइडेंटिफाई करने के बाद भी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। तो जो बड़ा खतरा है वो ये है कि अगर सत्ता जिसकी जिम्मेदारी है जो रूल ऑफ लॉ को लागू करने की, जिसकी जिम्मेदारी है संविधान को लागू करने की, जिसकी जिम्मेदारी है कि जब आप परमेश्वर की भूमिका में हो तो आपके लिए सब बराबर हो, अगर वो वहां से फ्लाउट होना शुरू हो जाएगा और अगर ईस्ट, जैसे कि जो पिछले दिनों ईस्ट दिल्ली में जो दंगा हुआ, अगर उसमें आप उससे 52 लोग मारे गए थे, 52 लोगों में से करीब 30 लोग वो हैं जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और 20 लोग वो हैं जो हिंदू समुदाय के लोग हैं। तो अगर आपको 20 लोगों की मौत तो दिखाई पड़ेगी, 32 लोगों की मौत नहीं दिखाई पड़ेगी, और जो कोर्ट के अंदर जो कार्रवाइयां हो रही हैं, जिस तरीके से गवाहियां की गई, जिस तरीके से केसेस बनाए जा रहे हैं, तो उससे यही लगता है कि आपका चीजों को देखने का नजरिया ही बिल्कुल अलग है। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एक दिन ऐसा भी आ सकता है इस वजह से कि लोगों का रूल ऑफ लॉ में यकीन खत्म हो जाए, भारत के डेमोक्रेसी में लोगों का यकीन खत्म हो जाए। और अगर भारत के किसी एक तबके का, अगर भारत के रूल ऑफ लॉ में, डेमोक्रेसी में अगर यकीन खत्म हो जाएगा तो ये कितना बड़ा संकट देश के ऊपर होगा, ये आप समझ सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि सरकार सत्ता में हो, विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन जो कार्डिनल प्रिंसिपल्स है हमारी डेमोक्रेसी के, जो संविधान के, उसका पालन करना चाहिए। क्योंकि कोई ये ना समझे कि अगर आज आप सत्ता में है तो कल आप विपक्ष में होंगे, कल अगर आप विपक्ष में हुए और सत्ता ने इसी तरीके से व्यवहार करना शुरू किया, तब सोचिए क्या स्थिति, फिर तो हमारी स्थिति पाकिस्तान जैसी हो जाएगी कि जब नवाज शरीफ सत्ता में है तो बेनजीर भुट्टो के लोग जेल में जा रहे हैं, जब बेनजीर भुट्टो है तो नवाज शरीफ जेल जा रहे हैं, और जब आप प्रधानमंत्री पद से हटते हैं तो आपका रास्ता है तो दुबई हो जाता है या फिर लंदन हो जाता है। क्या वैसी स्थिति इस देश के अंदर पैदा करना चाहते हैं क्या? ये बड़ा संकट है। फिल्म से मुझे उतनी चिंता नहीं। देखिए, जो उन्माद पिछले दिनों फैलाया गया वो एक फिल्म से बढ़ जाएगा या घट जाएगा, मैं उसके बारे में बहुत चिंतित नहीं हूँ, लेकिन ये जो ज्यादा बड़ा संकट है उसको लेकर मेरी चिंता बढ़ती है। नहीं, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये लेकिन इसको खतरे की घंटी तो समझना ही चाहिए जिस तरीके का माहौल बिल्ड हो रहा है। ब्रजेश, आपको नहीं लगता कि ये इस तरीके की चीजों को बढ़ावा देना सरकारी तौर पे अल्टीमेटली इफेक्ट करता है रूल ऑफ लॉ को और लोकतंत्र को? ब्रजेश। शरद जी, पहली बात तो मैंने पहले ही बता दिया कि मैंने फिल्म नहीं देखी है और मैं जानबूझ के मैंने नहीं देखी फिल्म। कारण क्या है कि मुझे आपको आइडिया है फिल्म के बारे में, आपको आइडिया लेकिन है, हाँ, नहीं, लोग चर्चा करते हैं और वहां नारे वारे लगते हैं, मुझे मालूम है। मैंने इसके पहले भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूं कि ये वो समय है जब आप समझिए कि पहली बात तो इस तरह की फिल्में बन रही है, अभी भी वो समस्या बरकरार है। वो समस्या बरकरार है कि वो 33 साल से वो लोग पड़े हुए हैं यहाँ पर। अभी भी समय है। पहली बात तो ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जिससे नफरत बढ़े।
समाज में आपस में वैमनस्यता हो, समाज में आपस में भाईचारा का नष्ट हो, लेकिन इसे आप कालखंड में नहीं बांट सकते। 33 साल हो गए हैं, हम कालखंड में बांटने लगे हैं। 33 साल में इस चीज का निदान होना चाहिए था। यदि ये फिल्म आकर के वैमनस्यता फैला रही कि ये दर्दनाक है, तो दर्दनाक ये भी है कि एक पूरी पीढ़ी टेंटों में पड़ी हुई है और सारे राजनीतिक दल इस मुद्दे में एकमत नहीं हो रहे हैं। होना चाहिए था, हमें लोगों को सड़क पर निकल के इसका विरोध करना चाहिए था। ये हो रहा है, चाहे जहां पर लिंचिंग हो या वहां पर हो, मारे जाए लोग, वो चीज समाज से गायब हो रही है। उस पर हमें सोचना होगा कि साहब, लेकिन हो क्या रहा है कि जब तक नजरिया दोहरे होंगे, कालखंड में हम बांटते रहेंगे, बांटते रहेंगे, फिर क्या होगा साहब? आज हम है, कल आप है, परसों वो, तो कालखंड में बढ़ता रहेगा। हम आपके कहेंगे, वो कहेंगे। इसको रोक करके अभी भी समय है, अभी वो है। अब देखिए, जो ही वो अब हुआ क्या, अभी पिछले दिनों आपने देखा था, सारे उत्तर भारतीय सब मारे जाने लगे वहां पर, भाग भाग के फिर बिहार पहुंच गए थे। बात को फिर उनको ले जाने का प्रयास किया गया। इस तरह कोशिशों का जबरदस्त विरोध होना चाहिए। इस तरह कोशिशों का पूरे देश में विरोध होना चाहिए। एक से लगे तो कि एक आवाज है, कहीं पर हम बोलेंगे, कहीं नहीं बोलेंगे, इसका कोई असर नहीं होने वाला है। और फिर कालखंड में न बांट करके सामूहिक 33 साल की निर्णय होना चाहिए कि 33 साल उनको हो गए, अब जहां भी बसाना उनको बसा दीजिए, लेकिन ये न करिए आप। आलोक, आपको लगता है कि मकसद है वाकई में उनको उनका समाधान निकालना, उनको वापस बहाल करना, उनकी घर वापसी, जिसकी बड़ी चर्चा होती है बीजेपी की सरकार में घर वापसी, लेकिन होती नहीं है। जहां पे घर वापसी करानी चाहिए, यहाँ दूसरी तरीके की घर वापसी हो रही है कि मुसलमानों नहीं, को मुझे कैसे नहीं वापस। लगता है शरद जी, और मुझे लगता है कि देखिए, पॉलिटिक्स इस पूरे किस्से के लिए बहुत बुरी तरह जिम्मेदार है, और उसमें खास तौर पे वो पार्टियां जिन्होंने जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक शासन किया है, वो लोग इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। और उनके साथ ये बात सही कही गई, मुझे याद नहीं आ रहा किसने कही अपने पैनल पे, कि दिल्ली लगातार आंख मूंद के बैठा रहा। जैसे अभी सूर्य प्रताप जी सोनभद्र का जिक्र कर रहे थे, हमारे एक मित्र कहते हैं कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक जिला नहीं है, वो उत्तर प्रदेश का एक उपनिवेश है, कॉलोनी है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार उसको अपनी रियाया के तौर पर देखती है और वहां से वो एक्सट्रैक्ट करती है। कश्मीर के बारे में मेरे एक पाकिस्तानी मित्र का कहना था कि साहब, कश्मीर एक इंडस्ट्री है भारत और पाकिस्तान दोनों के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए। जो बड़े बड़े आला अफसर हैं फौज के, इनके लिए कश्मीर में बहुत माल है, इनको यहाँ से बहुत पैसा मिलता है सरकार की तरफ से, दोनों ओर से। न सिर्फ अपनी सरकार बल्कि दुनिया की सरकारें पैसा देती हैं, हथियार देती हैं, और उनका इस्तेमाल कैसे होता है देखना हो तो वो कोलैबोरेटर नाम की किताब है मिर्जा वहीद की, उसको पढ़िए। उसमें वो बहुत बहुत बारीकी से जिक्र है, और वो उपन्यास है इसलिए उन्होंने उसमें खुल के लिखा है। मुझे लगता है उस किताब का कोई एक पात्र वो खुद भी हैं, इस अंदाज में लिखी गई किताब है वो। तो आप जब उसे पढ़ेंगे, आप कर्फ्यूड नाइट्स को पढ़ेंगे, और मैं ये फिक्शन जैसी किताबें हैं जिनको आप पढ़ रहे हैं, तो आपको लगता है कहानी कही जा रही है, क्योंकि इस वक्त हम एक फिल्म के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, इसलिए ये किताबें। वरना अशोक कुमार पांडे की किताबें जिनमें इतिहास है, फैक्ट्स हैं, बहुत सारे हैं, और किताबें हैं कश्मीर पर, पढ़ने को बहुत कुछ है जो पढ़ना चाहे उसके लिए। लेकिन जिनको पढ़ने लिखने से वास्ता नहीं है, जिनके लिए कब तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पहुंच जाता है और कब गुरु नानक कबीर और एक साथ बैठ जाते हैं, तो उनकी बात छोड़ दीजिए। और उन्हीं के दिक्कत यह है कि वो पूरे देश में जो नैरेटिव चल रहा है इस वक्त, तमाम पत्रकार, और ब्रजेश जी कह रहे हैं, ये जानते हैं, इनके साथी मित्र पत्रकार हैं यहाँ जो, और देश भर में हैं बड़े बड़े पत्रकार, जो इस बात को बड़े फख्र के साथ कह रहे हैं कि साहब, सच पर से पर्दा हटाया जा रहा है। अरे शर्म नहीं आती है? सच पर पर्दा पड़ा हुआ था, तुम क्या कर रहे थे? मैं अगर ये कहूं कि सच पर से पर्दा हटाया जा रहा है और कोई फिल्मकार हटा रहा है, तो मुझे सबसे पहले अपना काम धंधा बंद कर देना चाहिए और जाके उस फिल्मकार के पैर पकड़ने चाहिए कि भैया मुझे अपने साथ रख लो, क्योंकि सच से पर्दा हटाने का काम तो तुम करते हो। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें खबरें आ चुकी होती हैं, कहानियां होती हैं, पूरी कहानी मीडिया कह नहीं पा रहा होता है, इसलिए फिल्म उसको कहने में मदद करती है। जैसे आर्टिकल 15 नाम की एक फिल्म पिछले दिनों आई थी, आपने सबने देखी होगी। वो उत्तर प्रदेश की वो कहानी कहती है, जो कहानी दरअसल अखबार और
रिपोर्टर नहीं कह पा रहे थे, क्योंकि उसमें मुकदमे होने का डर होता है, वो सच बच जाता है। तो वो कहिए तो समझ में आता है। कश्मीर फाइल्स क्या कह रही है, मैं उसमें इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि मैं विवेक अग्निहोत्री की आजादी पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं। अगर वो आधी कहानी कहना तय करते हैं तो ये उनका अधिकार है, वो बिल्कुल एक टुकड़ा कहना तय करते हैं तब भी उनका अधिकार है। लेकिन इस कहानी के सहारे नफरत फैलाने का जो कारोबार चल रहा है वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बेहद खतरनाक है और हमको उससे बचना चाहिए। उसके बजाय हमारे बिरादरी के लोग, पत्रकार लोग, जिनका काम दरअसल ऐसी कोशिशों पर सवाल उठाना हो, उसके बजाय हम उसमें झंडा उठा के घूमना शुरू कर दें और कहें नहीं नहीं बहुत बढ़िया है, चलो भाई अब आप भी चलो, अपने परिवार को भी ले जाओ, यही फिल्म देख के आओ, पहले देख के आओ तब बात करो। किताब का नाम ले दीजिए तो लोगों को बुखार आने लगता है। कहते हैं आप लोगों से कोई भी बात करो तो आप 4 किताबों का नाम गिनाने लगते हो। हम पढ़ते ही रहेंगे तो बाकी काम कब करेंगे? बाकी क्या काम है जिंदगी में जो आपको पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है? आप इस फिल्म को क्यों देख रहे हैं? फिर जाइए वो महत्वपूर्ण काम कीजिए। दिक्कत वहां है, दिक्कत मुझे इस फिल्म के अंदर बहुत ज्यादा नहीं दिखती है। अभी परजानिया का जिक्र हुआ, फिराक नाम की एक फिल्म नंदिता दास ने बनाई गुजरात पर, उसको क्यों बैन कर दिया गया? यही महामहिम मुख्यमंत्री थे जो इस वक्त इस फिल्म के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। परजानिया को क्यों नहीं दिखाने दिया गया? तमाम फिल्में आई और ये अनुपम खेर जो इस समय इस फिल्म के प्रचार प्रसार में लगे हैं, इन्होंने सेंसर बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर कहा कि यह फिल्म समाज में वैमनस्य फैला सकती है, इसलिए हम इसको सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। तो क्या इस फिल्म में, कश्मीर फाइल्स में, इस बात की संभावना नहीं है? अगर है तो फिर ये दोहरे मापदंड कैसे हो सकते हैं? मैं हर फिल्म के लिए, मेरा विचार आप जानना चाहते हैं? मेरा मानना है जो आदमी जो फिल्म बना रहा है उसको बनाने की और दिखाने की छूट होनी चाहिए। समाज तय कर देगा कि कौन सी फिल्म देखने लायक है, कौन सी नहीं। ब्रिजेश शुक्ला ने तय कर लिया कि इस फिल्म में इतना हिंसा है कि मैं नहीं देखूंगा। इस तरह के बहुत से लोग हैं जो नहीं देख रहे हैं, उनको उनकी अपनी आजादी है। लेकिन बनाने वाले पे सवाल उठाना, सेंसर बोर्ड में बैठ के कहना कि ऐसी फिल्म को मैं सर्टिफिकेट नहीं दूंगा और बाद में वैसे ही फिल्म में काम करके उसके प्रचार प्रसार के लिए घूमना, ये क्या है? हम सरकार में होंगे तो हम एक फिल्म को बनने के बाद अपने राज्य में चलने नहीं देंगे और उसके बाद दूसरी फिल्म उस तरह की मेरे नैरेटिव को सूट करती हुई बनेगी तो हम कहेंगे कि नहीं, पूरे भारत में दिखाओ भी, टैक्स फ्री भी करो, छुट्टी भी दे दो सरकारी दफ्तरों में। यहां गड़बड़ है। और गड़बड़ जो समस्या है, यही समस्या है लोग। आप पर फिल्म बनाएगा, किसी दूसरे की सरकार होगी और वहां भी सरकार कहेगी नहीं देख के आओ भाई, ये हमारा वाला इतिहास है। और इतिहास में ये गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। कहा जाता है कि इतिहास जीतने वालों का होता है, तो इतिहास पर सवाल उठाने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। आप इतिहास पर सवाल उठाइए, लेकिन तमीज से उठाइए। कुर्सी पे बैठे हुए इतिहास पर एक अलग नजरिए से सवाल उठाना यहाँ चिंता है और उसके बाद उसको यूं पेश करना कि जैसे ये अंतिम सत्य है। जब आप किसी चीज को अंतिम सत्य कह के पेश करते हैं, समस्या वहां खड़ी होती है। यही सबसे बड़ी समस्या है। और क्योंकि आपके स्टैंडर्ड्स, आपका नजरिया, आपका जो चश्मा पहनते हैं वो सब अलग अलग बदलता जाता है अपनी कन्वीनियंस को सूट करने के लिए, और दुर्भाग्यवश अपने वहां आज की डेट में पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को सूट करते हुए, तो उसी से जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है। ब्रिजेश जी कुछ बोलना चाहते हैं? ब्रिजेश बोलिए ब्रिजेश, शॉर्ट जल्दी। अरे आलोक जी कह रहे हैं कि हमारे मित्र बहुत डाली अपनी टिप्पणियां लिखते हैं कि साहब इसमें अब सत्य सामने। मैं बता रहा हूं, मुझे लगता है इससे बड़ा झूठ का पुलिंदा ये जो सोशल मीडिया हो गया है। आप मुझे एक भी टिप्पणी मैंने कभी नहीं करता हूं, सालों हो जाता है। कारण क्या है? उस पर भरोसा ही मेरा नहीं अब उठ गया है, बिल्कुल नहीं। अब ब्रिजेश मुश्किल ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया का भी यही हाल है। आप कहो कि 4 बातें जिंदगी पर सम्मान बचा कर रखा है, कहो 4 बातें सुनने के लिए लिख दूं, क्यों नहीं? लेकिन ब्रिजेश समस्या अपने यहाँ ये हो गई है, सब लोग जानते हैं कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इतना ज्यादा अलाइंड हो गया है कि सोशल मीडिया में भी अलग अलग, आप सोशल मीडिया को, अरे सोशल मीडिया उससे भी ज्यादा 32 बार लिखते हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन वो जो एक नैरेटिव जिस तरीके से बिल्ड हो रहा है, और ये पिक्चर उसी का एक हिस्सा दिखता है कि किस तरीके से लोगों के, और पिक्चर याद रखिए कि पिक्चर मूवीज जो होती हैं वो जितना ऑडियो विजुअल का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है लोगों के दिलो दिमाग में कि जो बात आप कहना चाहते हैं बहुत जल्दी असर करती है। और यहाँ
स्पेशली जब आपका उसके पीछे मकसद जो है वो इसलिए हो कि नफरत फैलाना है, तो वो रास्ता और भी आसान हो जाता है। और यही लगता है मुझे तो अपने तरफ से बिल्कुल यही लगता है कि इसके पीछे यही मकसद है, और डायरेक्टर बखूबी उसको निभा रहा है, उसका फायदा उठा रहा है, और सरकारें उसमें मुझे लगता है आग में तेल डाल रही हैं। और ये दुर्भाग्य है। और क्योंकि इससे ठीक है, डायरेक्टर का जो दूसरा मकसद है, फिल्म मेकर का जो दूसरा मकसद है पैसा कमाना, वो भी इसके जरिए से खूब पूरा हो रहा है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, ये सोचने वाली बात है। और ये जो देखने वाले हैं, जो उसको जिस नजरिए से देख रहे हैं, उनको समझने की जरूरत है। आज ये आ रहा है, कल कुछ और आएगा। ये सोचने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।